आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीएम्बल, प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे आज हम। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, है ना। तो इसको हम इसके कौन कौन से डायमेंशन देखे हैं उनको देख लेते हैं एक बार। है ना। तो कौन कौन से डायमेंशन देखेंगे इसमें। सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं एवं महत्व देखेंगे, उसके बाद क्या क्या इसकी शब्दावली है ना। इसकी शब्दावली को देखेंगे, है ना। शब्दावली के दो पार्ट देखेंगे अपन, दो भागों में विभाजित करके। इसमें कौन कौन से आदर्श हैं और सरकार की प्रणाली कौन कौन सी है। संविधान का भाग है या नहीं प्रस्तावना। उसके बाद देखेंगे संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। उसके बाद देखेंगे प्रस्तावना एवं मूलभूत ढांचा। उसके बाद देखेंगे आलोचना और अंत में देखेंगे निष्कर्ष, है ना। तो इस प्रकार हम पूरे टॉपिक को होलिस्टिक वे में कवर कर लेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस लगभग इससे कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और सबसे लास्ट में हम इसके जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, तो हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है, तो एक बार मैं उसको आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं, है ना। अब जो पूरी प्रस्तावना लिखी हुई है इसको आपको पूरा कंठस्थ करना है, क्योंकि एक या दो बार पूछी जा चुकी है कि संविधान की प्रस्तावना लिखिए, तो आपको पूरी याद होनी चाहिए, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है प्रस्तावना को, है ना। तो पूछी जा सकती है पेपर में। तो जो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड दिख रहे हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता सब, है ना। तो देख लेते हैं। तो इसमें न्याय कितने प्रकार का है। न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेते हैं कि भैया स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो 5 प्रकार की हो। कितने प्रकार के न्याय का, तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है ना। यदि 30 शब्दों में भी पूछ लें आपसे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो आप लिख देना 5 प्रकार की है, विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है और धर्म की है और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है ना। इसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, बंधुता बढ़ाने के लिए जो एक एक वर्ड हैं इसके, जो शब्दावली का मतलब यहाँ पर यही है कि जो विभिन्न जो कठिन से जटिल से शब्द दिख रहे हैं इनकी जो शब्दावली है इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, है ना। तो इसको सबसे पहले आपको याद करना है और ये याद रखना है कि भैया 42वें संविधान संशोधन के दौरान इन 3 शब्दों को संविधान में जोड़ा गया। सबसे पहले हम आते हैं जो हमारा पहला डायमेंशन था इसकी विशेषता एवं महत्व पर, है ना। तो इसमें संविधान के स्रोत का वर्णन है, शक्ति के सोर्स का वर्णन है, सोर्स ऑफ पावर का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है हम भारत के लोग, लिखा है ना यहाँ पे, हम भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण एवं उसे स्वयं स्वीकार किया है। अतः संविधान किसी विशेष समूह द्वारा निर्मित नहीं है अपितु जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित है। इसलिए कार्ल फ्रेडरिक प्रसिद्ध संविधानविद थे, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति ग्रहण करता है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है हम भारत के लोग, लिखा है ना। तो सबसे पहले शक्ति के स्रोत का वर्णन किया गया है इसमें प्रस्तावना में कि सोर्स ऑफ पावर क्या होगा। संविधान भी है, जितने भी पदाधिकारी हैं शासन के, जितने भी संस्था हैं वो अपनी सारी शक्तियाँ संविधान से ग्रहण करती हैं और संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से ग्रहण करती है। तो शक्ति के स्रोत का वर्णन किया गया है ना। तो
तो शक्ति का सर्वोच्च स्रोत हम देखें तो भारत की जनता ही होगी, क्योंकि सारे जो पदाधिकारी, शासन के संस्थाएं, सारे अपने जो शक्तियां हैं वो संविधान से ग्रहण करती हैं और संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से ग्रहण करती है। इसलिए सबसे पहले शक्ति के स्रोत का वर्णन इसमें किया गया है ना। अब कार्ल फ्रेडरिक ने एक कथन कहा है कि प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति ग्रहण करती है। तो इसको हम लोग डिकोड करें तो संविधान अपनी शक्ति ग्रहण करती है कहाँ से? भारत की जनता से। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। इसलिए कार्ल फ्रेडरिक ने कहा कि संविधान जहाँ से अपनी शक्ति ग्रहण करती है उस जनमत को प्रकट किया गया है प्रस्तावना के द्वारा, है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि संविधान अपनी शक्ति ग्रहण करती है जनता के द्वारा और उसको प्रकट करता है कौन? प्रस्तावना। क्योंकि उसमें सबसे पहले ही लिखा है हम भारत के लोग, है ना। और इसके लास्ट में ये लिखा है, देखिए यहाँ पे हम भारत के लोग यहाँ पे लिखा है, उसके बाद नीचे लिखा है ये सब कथा कहानी लिखी है बीच में, उसके बाद लिखा है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख इसको इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। मतलब जो हम भारत के लोग हैं इन्होंने इसको बनाया है, इन्हीं ने इसको लागू किया है और इन्हीं ने इनको अपनाया है ना। तो सबसे पहले महत्व में लिख देना है आपको कि शक्ति के स्रोत का वर्णन किया गया है। ओके, दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है। तो फिल्म्स के लिए आपको याद रखना है कि यह कथन किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा है। ओके, अब जन्म कुंडली का मतलब क्या होता है इसको डिकोड करो, है ना। तो जन्म कुंडली का मतलब होता है कि मान लो जैसे जब हम किसी भी बच्चे की जन्म कुंडली बनवाने जाते हैं तो हम लोग यही पता करने जाते हैं ना कि वो मिस्टर इंडिया बनेगा या मोगेम्बो बनेगा। तो सेम यहीं पे है कि जो संविधान के आदर्श हैं, उद्देश्य हैं और उनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थाएं हैं, उनका वर्णन तो प्रस्तावना में ही कर दिया गया है। तो भारतीय संविधान भविष्य में किस प्रकार कार्य करेगा, है ना। तो वो हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि भावी संविधान या भविष्य में संविधान किस प्रकार कार्य करेगा, है ना। इसलिए भारतीय संविधान की जन्म कुंडली प्रस्तावना को कहा जाता है। ओके, क्योंकि आदर्शों, उद्देश्यों एवं इनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया गया है और इनका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। और ये आदर्श DPSP FR में भी वर्णित हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स में भी वर्णन है और संसदीय संघात्मक सरकार द्वारा इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मैंने दो सेंटेंस यहाँ पर इसलिए लिख दिए हैं कि यदि आपकी टिप्पणी आ जाती है 30 शब्दों में कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है, टिप्पणी, या भारतीय संविधान की जन्म कुंडली टिप्पणी 30 शब्दों में, तो अब 30 शब्द आसानी से लिख पाएँ, आपको याद रहे। क्योंकि वहाँ पर आप सोच के लिखेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो यहाँ पर आपको दो इतना दिया होगा तो आप आराम से वहाँ पर लिख पाएंगे। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो लाइनें दे दी हैं। ओके, उसके अलावा कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रस्तावना है संविधान की कुंजी है एवं आत्मा है। इसका सीधा मतलब है कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। ये तो सब दे देते हैं इसको संज्ञाएं कि आत्मा है, ये है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों है? क्योंकि इसमें संविधान के यहाँ पर सी लिखा है ना ये डॉट में, इसका मतलब है संविधान, एब्रीविएशन है संविधान का, ओके, इसको याद रखना। तो संविधान के मूलभूत आदर्शों, उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति हेतु, एक मिनट इसको बड़ा करते हैं, है ना। अब देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है, क्योंकि इसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, उनकी प्राप्ति हेतु साधनों एवं शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। कैसे किया गया है, जब हम शब्दावली देखेंगे तो वहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें संविधान के मूलभूत आदर्शों, उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति हेतु साधनों तथा शासन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। ओके, अगला पॉइंट है महत्व में कि संवैधानिक नैतिकता की मूल मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक नैतिकता की मूल मान्यताएं क्या हैं? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व एवं संवैधानिक नैतिकता के ये मूलाधार, ये 4-5 जो तत्व हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व, है ना, संवैधानिक नैतिकता के मूलाधार हैं। अब आप बोलोगे कि भैया संवैधानिक नैतिकता कुछ क्लियर नहीं हुई,
आधार तो ठीक है, समझ में आ गए, लेकिन कुछ ठोस समझ में नहीं आया, तो वो आएगा भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही कंफ्यूज है, वो खुद ही डिफाइन करने में लगी है कि इसको कैसे परिभाषित करें। जब वो परिभाषित कर देगी तो अपन भी समझ लेंगे, है ना। तो इतना ही याद रखो कि संवैधानिक नैतिकता की मूल मान्यताओं का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। तो कौन कौन सी मूल मान्यता हैं? स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व उसकी मूल मान्यता है। ओके, ठीक है। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया है कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग एवं आत्मा है। ओके, फिल्म्स के लिए याद रखना है। और उसके अलावा जो भारत की प्रस्तावना है उस पर अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। ओके, तो ये सब जो महत्व है, आपको प्रभाव हैं या जो हैं विशेषताएं महत्व, ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं शब्दावली पर। सबसे पहले है न्याय, है ना। तो न्याय कितने प्रकार का है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले किया गया है ना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, है ना। तो हम लोग सीक्वेंस से देखेंगे कि कैसे कैसे किया गया है। और जो शासन प्रणाली की मूलभूत विशेषताएं हैं या सिद्धांत हैं, उनको हम सबसे बाद में देखेंगे, है ना। संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तो इनका मतलब क्या होता है? राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में जो संसाधन है उनका उचित वितरण हो। ऐसा नहीं कि जो संसाधन है उनका केंद्रीकरण किसी एक वर्ग तक सीमित हो, हैं कि कोई ब्राह्मण है या क्षत्रिय है तो उस पर ज़्यादा पैसा हो या ज़्यादा संसाधन हो, और जो निम्न तबके के लोग हैं उन पर संसाधन ना हो, है ना। तो ऐसा ना हो। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जो जितने भी संसाधन होंगे राज्यों के पास, उनका उचित वितरण हो, है ना। कि जैसे कि कोई भी हमारा टैक्सेशन होता है ना। तो टैक्सेशन भी एक माध्यम है संसाधनों की उचित वितरण का। क्यों? क्योंकि जो गरीब है उनसे टैक्स नहीं लिया जाता है, और जो अमीर है उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। जो जितना ज़्यादा अमीर है उससे उतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता है ना। और जिनसे टैक्स नहीं लिया जाता, और टैक्स की सबसे ज़्यादा राशि शायद उन्हीं पर खर्च की जाती होगी, क्योंकि वो सबसे वंचित तबके के लोग हैं, है ना। इसलिए जो टैक्सेशन है, हमारा जो कर आरोपण की प्रणाली है, वो भी संसाधनों के उचित वितरण का एक माध्यम है। ओके, और उसका दूसरा मतलब क्या है कि जाति, लिंग, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी के लिए न्यूनतम सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य द्वारा किया जाएगा। तो सामाजिक न्याय अगर आता है तो 30 शब्दों में आपके लिए पर्याप्त कंटेंट है, आप लिख सकते हैं, समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद आर्थिक न्याय की बात करते हैं। आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि जितने भी अमीर लोग हैं उनसे उनकी संपत्ति छीन लो, बल्कि जो वंचित लोग हैं तो उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना आर्थिक न्याय का मतलब है, कि भैया उनको इकोनॉमिक जस्टिस देना है। ओके, राजनीतिक न्याय का मतलब है कि राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का समान अवसर देना। देते ही हैं भागीदारी का समान अवसर तो मिला ही हुआ है भारतीय नागरिकों को। कोई भी नागरिक कभी भी चाहे किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और यदि ठीक ठाक पकड़ है, पैसे हैं, तो वो राजनीतिक संगठन भी बना सकता है, यानी कि राजनीतिक पार्टी भी बना सकता है। तो राजनीतिक न्याय भी दिए गए हैं। तो सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का समान अवसर देना और इसका देना। ओके, स्वतंत्रता की बात करते हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। और इसमें जो विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है, ये अंतःकरण से संबंधित है ना। इसका मतलब क्या है कि जो आप विश्वास करते हैं और आप किसी भी व्यक्ति की उपासना करते हैं, तो ये अंतःकरण से संबंधित है। यानी कि आप अंतर मन में इन सबको मानते हैं कि भैया हमें तो भैया शिव जी पे विश्वास है, हमें शंकर जी पे विश्वास है, हम उन्हीं की उपासना करेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा अंतःकरण है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। और यहीं पर पंचनिरपेक्षता का आधार निहित है। ओके, पंचनिरपेक्षता क्या होती है हम आगे देखेंगे। ओके, उसके अलावा समानता, तो 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। ओके, प्रतिष्ठा यानी प्रेस्टीज, अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो इनका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमीर हो या गरीब हो, जाति या आधार पर, या महिला एवं पुरुष, एम का मतलब मेल, एफ का मतलब फीमेल, या महिला पुरुष, मेल या फीमेल के आधार पर भेदभाव
संभव नहीं है, क्योंकि अगर इनके आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो अवसर की समानता ही नहीं रह जाएगी, जबकि प्रस्तावना कहती है कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता होगी। उसके अलावा व्यवसाय में चयन की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति चाहे तो किराने की दुकान खोले, कोई चाहे तो कपड़े की खोले, या फिर कोई चाहे तो कुछ भी करे, उसे व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता है ना। ये भी प्रतिष्ठा से संबंधित है, उसको जिस काम में प्रतिष्ठा अनुभव होगा वो वह काम करेगा, तो यह प्रतिष्ठा से संबंधित है। इसके अलावा राज्य के अंतर्गत जितने भी पद होंगे वहाँ उनमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाएगा, वहाँ पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता से जो निहितार्थ हैं, जो 3 बिंदु निकल के आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इनको रीड कर लेना और इसको याद कर लेना, ठीक है ना। और यदि टिप्पणी आती है 30 शब्दों में तो आप इस पर लिखने के लिए 30 शब्द तो आराम से ही होंगे। ओके, अब है बंधुता। बंधुता है ना, बंधुता यानी इंग्लिश में फ्रेटर्निटी। बंधुता राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात करते हैं। जब हम बंधुता की बात करते हैं तो बंधुता है क्या? बंधुता यानी भाईचारा, कुछ नहीं, सिर्फ भाईचारा, कि भैया जो भारत के नागरिक हैं वो आपसी प्रेम भाईचारे के साथ रहें और राष्ट्र की प्रगति और विकास में अपना योगदान दें। और यदि बंधुता नहीं होगी तो राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो ही नहीं सकती। जब लोग आपस में लड़ते रहेंगे, है ना, तो कैसे एकता सुनिश्चित होगी? राष्ट्र की एकता तो राष्ट्र भारतीय नागरिकों की एकता से ही संबंधित है ना, या उसी की पूरक है। नागरिकों की एकता से ही राष्ट्र की एकता, मतलब राष्ट्र की जो नागरिकों की एकता है वो राष्ट्र की एकता की द्योतक है ना। और अखंडता, अखंडता का मतलब यही होगा ना कि जब लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो कैसे अखंडता हो जाएगी? तो विघटित हो ही जाएंगी, है ना। किसी एक क्षेत्र के लोग लड़ गए कि हमें तो अलग होना है, अलग होना है, तो जब तक बंधुता नहीं होगी तो हम लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर ही नहीं सकते, है ना। और अगर राष्ट्र की एकता और अखंडता नहीं रहेगी तो हम लोग प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे? सपोज कि इंडिया है, इंडिया से कोई भाग अलग हो रहा है, लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, ढमकाना, तो कैसे भारत की जो सरकार होगी कैसे न्याय कर पाएगी, कैसे राजनीतिक न्याय दे पाएगी, कैसे स्वतंत्रता दे पाएगी नागरिकों को कि भैया, है ना। तो तीनों ही अंतर संबंधित हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बंधुता आवश्यक है और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता के अधिकार, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता उतनी ही आवश्यक है ना। इसीलिए प्रस्तावना में लिखा गया है, सभी नागरिकों में बंधुता की भावना का विकास और व्यक्ति की गरिमा के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रस्तावना का मूल ध्येय है ना। मतलब बंधुता की भावना का विकास भी करना है और व्यक्ति की गरिमा करना है। तो बंधुता में ही व्यक्ति की गरिमा का सम्मान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लोग भाईचारे के साथ रहेंगे तभी व्यक्ति की गरिमा या एक दूसरे की जो गरिमा है उसका सम्मान कर पाएंगे, है ना। तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है यहाँ पर। और जो मैंने अभी समझाया कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय उपलब्ध कराने के लिए बंधुता, राष्ट्र की एकता, अखंडता प्राथमिक शर्त है, वही वाली बात करी गई है। और राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर इतना बल क्यों दिया गया है? प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर इतना बल क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थीं, जैसी कैसी थी, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भैया उपद्रवी गतिविधियाँ थीं, साम्यवादी आंदोलन हो रहे थे, है ना। नॉर्थ ईस्ट में भी उपद्रवी गतिविधियाँ थीं, तो खतरा था, जो भारतीय संघ था इसको खतरा था कि कब टूट जाए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इतने आंदोलन चल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से देसी रियासतों का एकीकरण किया है, सभी राजा रजवाड़े भी नाराज़ हैं, कभी कुछ हो जाए, एक साथ आ जाएं, सब लोग अलग हो जाएं, भारत संघ टूट जाए। इसीलिए भारत की एकता और अखंडता पर इतना बल दिया गया है और शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करी गई है ना। तो ये आपको याद रखना है कि क्यों दिया गया है, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ऐसा किया गया है ना। अब जो हमारी जो शब्दावलियाँ थी तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। देखो, हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देख लिया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देख ली है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता को भी डिस्कस कर लिया है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित बंधुता बढ़ाने के लिए यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मतलब इतना पार्ट डिस्कस कर लिया है। अब ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला विचार,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। इनका क्या क्या मतलब होता है वो देखेंगे। तो जितने भी हम लोगों ने अभी जो शब्दावलियाँ देखी हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, इन सब को प्राप्त करने के लिए, है ना, और जो आदर्श सेट करे गए हैं प्रस्तावना में, उनको पूर्ण करने के लिए जो शासन की प्रणाली है उसके मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। उसके मूलभूत सिद्धांत क्या क्या हैं कि भारत की जो होगा संप्रभु राष्ट्र होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा, है ना। तो इन जो उपरोक्त आदर्श सेट करे गए हैं कि भई समानता का अधिकार होगा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता होगी, एक प्रकार के आदर्श ही तो हैं, एक आइडियल स्टेज ही तो है कि भारत एक ऐसी स्टेज पर आए, ऐसी स्थिति में आए जहाँ पर सभी व्यक्तियों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता हो। तो यह एक आदर्श स्थिति तो है ही। तो इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए जो शासन प्रणाली की जो मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है वो सिद्धांत निम्नलिखित हैं, है ना। सबसे पहले संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र, यानी कि भारत की जो सरकार होगी, है ना, या संसद होगी, वो आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली होगी एवं बाह्य रूप से स्वतंत्र होगी। उस पर किसी दूसरे राष्ट्र का दबाव नहीं होगा कि आप ऐसा डिसीजन लें, आप वैसा डिसीजन लें, है ना। तो इसी के माध्यम से, है ना, तो आप यहाँ पर करना कि जैसे जैसे हम शासन प्रणाली के जो सिद्धांत हैं इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इनको जो हम लोगों ने आदर्श डिस्कस करे थे, है ना, कि समानता के अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इनसे रिलेट करें। कैसे रिलेट करें कि भैया जब तक किसी देश की सरकार संप्रभु नहीं होगी, तब तक भाई अपने देश के नागरिकों को कैसे न्याय उपलब्ध कराएगी, है ना। उसके लिए तो जरूरी है ना कि वो स्वतंत्र हो एवं सर्वशक्तिशाली हो, उस पर किसी भी बाह्य देश का या किसी भी बाह्य शक्ति का ज़्यादा प्रभाव ना हो। ज़्यादा प्रभाव, मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल प्रभाव ना हो, तभी वह अपने देश के नागरिकों की राजनीतिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर पाएगी और उनको और प्रतिष्ठा अवसर की समानता उपलब्ध कर पाएगी, है ना। तो शासन प्रणाली के जो सिद्धांत हैं वो आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किए गए हैं। तो आप एक संबंध देखेंगे दोनों में, है ना, तो उनको आप समझने का प्रयास करें। अगला शब्द है समाजवादी। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, है ना। जब संविधान सभा में बहस चल रही थी, जो केटी शाह थे उन्होंने इसको शामिल करने का आग्रह किया था, लेकिन जो हमारे अंबेडकर जी थे जिन्होंने संविधान को ड्राफ्ट किया था, उन्होंने कहा कि भैया क्या ज़रूरत है, समाजवाद तो अंतर्निहित है। जब हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं, संसाधनों की उचित वितरण की बात कर रहे हैं, यही तो समाजवाद है। और समाजवाद है क्या? समाजवाद का सीधा सीधा मतलब होता है कि भैया समाज के जो संसाधनों हैं उनका न्यायपूर्ण वितरण हो, वंचितों के उत्थान का प्रयास किया जाए, यही तो समाजवाद है। और इन सब का उल्लेख हम कर ही चुके हैं, तो समाजवाद लिखने का हमें क्या मतलब है ना। तो अंबेडकर ने कहा कि अंतर्निहित है, इसलिए शामिल नहीं करना चाहिए, इसलिए मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया, है ना। तो समाजवाद को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न जो विशेषज्ञ होते हैं जो भारतीय समाजवाद की इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि भैया सभी को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करना, अवसर की समानता सुनिश्चित करना, समाज में शोषण एवं विभेदों को समाप्त करना, है ना। तो ये भारतीय समाजवाद को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो यदि आता है भारतीय समाजवाद तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। अब इंदिरा गांधी क्या कहती थी? इंदिरा गांधी कहती थी कि भारतीय समाजवाद सोवियत संघ से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि जो राष्ट्रीयकरण है तभी किया जाएगा जब आवश्यक होगा। अब आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम पे विभिन्न जो सरकारी प्राइवेट बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो उन पर आरोप लगता था कि इंदिरा गांधी का जो समाजवाद है वो राष्ट्रीयकरण का समाजवाद है। तो उन्होंने भैया स्पष्ट किया कि भैया राष्ट्रीयकरण तभी किया जाएगा जब आवश्यक होगा, और वह सोवियत संघ से भिन्न है ना। तो इसको को याद रखना है, समाजवादी हो गई। उसके बाद पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि कोई भी राज्य होगा या सरकार होगी, उसकी नज़रों में सभी धर्मों का समान महत्व होगा। वह किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ना किसी विशेष धर्म को हतोत्साहित करेगा,
है ना। और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति विशेष का होगा। पंथ निरपेक्षता का ये मतलब होता है, तो 30 शब्दों के लिए पर्याप्त है। ओके। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो भैया किसी भी जैसे भारत है, तो भारत का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा या सर्वोच्च पद होगा वो वंशानुगत ना होकर, है ना, निर्वाचित होगा। जैसा कि पहला होता था अकबर के टाइम पे कि भैया अकबर का बेटा बन गया, फिर उनका बेटा बन गया, उनका बेटा बन गया। ऐसा नहीं होगा अब कि भैया राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चयन होगा, चुनाव होगा राजा का, है ना। तो गणतंत्र का मतलब है कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा ना होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, है ना। और यदि हम व्यापक अर्थों में गणतंत्र का मतलब देखें तो जब हम बात करते हैं कि भारत का सर्वोच्च पद जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, तब निर्वाचित होना है तब तो भारत का प्रत्येक नागरिक उस पद के लिए एलिजिबल हो सकता है, उसका चुनाव हो सकता है। कोई भी गरीब से गरीब आदमी हो, वो कल के दिन उसका अगर चयन हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है राष्ट्रपति पद के लिए, तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसको अगर व्यापक अर्थों में देखें तो इसका मतलब निकलता है कि देश के सभी पद सर्वोच्च पद के साथ साथ, जो सर्वोच्च पद तो है ही, उसके साथ सभी पद हैं प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हुए हैं। अतः गणतंत्र सभी नागरिकों की समानता का द्योतक है। ओके। अब जो हमारी शब्दावलियाँ हो गई वो हमने सारी देख ली, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है या नहीं है। ओके। तो सबसे पहले हम देखें कि जो प्रस्तावना का निर्माण है, प्रस्तावना का जो शब्दावली है या उसको जो निर्माण किया गया वो संविधान निर्माण के बाद संविधान की प्रस्तावना को निर्मित किया गया। इसलिए इस डाउट में मत रहना कभी भी कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, नहीं, भारतीय संविधान के अनुसार प्रस्तावना का निर्माण किया गया। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, यूपीएससी में पूछ लेते हैं, एमपीपीएससी में नहीं पूछेंगे, लेकिन इस बात को याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, भारतीय संविधान के अनुसार प्रस्तावना को बना गया है, ना कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान का निर्माण किया गया है ना। तो पहला केस है बेरुबारी केस 1960 का। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने बोल दिया कि प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि संविधान सर्वोच्च विधि है जिसमें आदर्शों एवं उद्देश्यों का महत्व है नहीं। अब थोड़ा सा प्रकरण कहानी सुन लीजिए कि भैया बेरुबारी केस का मसला था क्या। पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र था बेरुबारी नाम का, तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद था कि भैया किसका क्षेत्र है। तो एक समझौता हुआ और कुछ क्षेत्र का हस्तांतरण होना था, कुछ पाकिस्तान से भारत को लेना था, तो कुछ क्षेत्र भारत को पाकिस्तान को देना था, जिसमें बेरुबारी भी शामिल था। बेरुबारी एक जगह का नाम था, है ना। तो हो गया समझौता। तो जो पश्चिम बंगाल के लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। क्या पहुंच गए कि भैया प्रस्तावना में तो कहा गया है कि जो भारत की जनता है, आम लोग हैं, वही सर्वोच्च शक्ति का स्रोत हैं, लेकिन इस बेरुबारी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया और जनमत संग्रह नहीं कराया गया, ये तो भैया प्रस्तावना का उल्लंघन है ना। तो ये वाला केस था। तो ये तो बस स्टोरी के लिए याद रखना है, बाकी इतना याद रखना है कि बेरुबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, है ना। ओके। उसके बाद केशवानंद भारती का केस है 1973 का। इसने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना, क्योंकि इसमें इसके आदर्शों एवं उद्देश्यों का वर्णन है, और जब किसी भी संविधान के भाग में व्याख्या हेतु अस्पष्टता होती है तो इसका सहारा लिया जा सकता है। ओके। बोम्बैयाबाद 1994, इस केस में पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया। अब जब किसी भी भाग के किसी भी एक कंटेंट मान के चलो कि भारतीय जो प्रस्तावना है उसका एक शब्द है पंथ निरपेक्षता, जब वह आधारभूत ढांचे में शामिल है भारतीय संविधान के, तो प्रस्तावना तो ऑटोमेटिक ही भारतीय संविधान का भाग हो जाएगी, है ना। तो
बोम्मैयावाद में पंथनिरपेक्षता को आधारभूत ढांचे शामिल किया गया, अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना भी भारतीय संविधान का भाग है। अब देखते हैं कि भैया प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है नहीं हो सकता है। जब भैया किस वर्णन भारतीयवाद में कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, तो भारतीय संविधान में 368 के माध्यम से संशोधन हो सकता है, लेकिन उन भागों में संशोधन नहीं हो सकता है जो आधारभूत ढांचे में शामिल है। तो 368 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना के उन भागों में संशोधन नहीं हो सकता है जो आधारभूत ढांचे में शामिल है। अब आलोचना होती है, जो ज़्यादा काम की तो है नहीं, सिर्फ कुछ छूटे ना इसलिए मैंने इसको कवर करा दिया, कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इसका आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जब लिखा गया है कि हम भारत के लोगों ने इसको आत्मार्पित किया गया है, लेकिन वास्तव में किया नहीं गया है, क्योंकि संविधान के निर्माण के बाद इसको जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए जनता के द्वारा आत्मार्पित नहीं है ना। तो इस आधार पर इसकी आलोचना होती है। लेकिन ये तो फालतू की बातें हैं यार। जनता के द्वारा ही तो चुना गया है प्रतिनिधियों को, उन्होंने संविधान निर्माण किया है, तो अब फिर से जनमत संग्रह करो। अब फिर से वो जनमत संग्रह में पास नहीं हो तो वो फिर से नया संविधान बनाएंगे। इतना टाइम बहुत है, वैसे ही तो बड़ी समस्याएं थी उस टाइम पे, तो ये तो ऐसी फालतू की बातें हैं, तो करना है ना। तो तर्क हैं, तो तर्क में दिया जाता है कि भैया भारतीय संविधान है वो प्रतिनिधियों की संस्था थी, इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि इसे भारत की जनता के द्वारा आत्मार्पित नहीं किया गया है। और यहाँ तक कि अमेरिका की जो प्रस्तावना है उसको भी जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। तो ये आपको यदि कभी आ जाता है तो दो चार पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, इसलिए मैंने करा दिया इसको कवर। ओके, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष आपको बिल्कुल रट लेना है कि भैया प्रस्तावना है भारतीय संविधान का दर्शन है एवं मूलभूत ढांचा है, जिसमें संविधान की आदर्श उद्देश्य सहित शासन प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है ना। ये निष्कर्ष आपको याद कर लेना है। उसके बाद प्रस्तावना एवं मूलभूत ढांचा है, इसमें आपको क्या करना है कि जो प्रस्तावना के जो विभिन्न शब्दावलियाँ हैं, इनको कौन कौन से केस में आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है वो केस आपको लिखने हैं। सर्च करके कहीं से भी लिखो, वो लिखो और उनको लिखो कि भैया जैसे कि बोम्मैयावाद 1994 का केस था, इसमें पंथनिरपेक्षता को शामिल कर लिया गया था आधारभूत ढांचे में। फिर एक ऐसा केस था जिसमें समाजवाद को शामिल किया गया है ना। फिर जो हमारी पंथनिरपेक्षता है उसको आधारभूत ढांचा माना गया। तो जो विभिन्न केसों में जो प्रस्तावना के विभिन्न तत्व हैं उनको आधारभूत ढांचा माना गया, तो उन केसों को आप 4-5 केस लिखिए यहाँ पर और उनके सामने लिखिए कि इनको मूलभूत ढांचा माना गया। यदि आपको मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा, तो उसमें आप लिख देना। ओके, इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना।